गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आगे सब लोग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गति का तृतीय नियम। तो गति का तृतीय नियम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, क्योंकि सबसे छोटा नियम हम बात करें तो गति का तीसरा नियम, गति का जो तीसरा नियम है ना, माइक बंद कर दीजिए। गति का जो तीसरा नियम है आपका, ये होता है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। सुने कि सुने, बताओ इसको। सुना है आपने? सभी ने सुना होगा, है ना? प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है ना? प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसे गति का तृतीय नियम कहते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी इसको हम कहते हैं। क्यों? है ना? ये बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे मान के चलो कि एक लड़के ने किसी लड़की की गाल पर थप्पड़ मार दिया, तो दूसरा लड़का चुपचाप तो रहेगा नहीं, क्या करेगा? वो क्या करेगा बताइए? हैं? बोलो। दूसरा लड़का भी क्या होगा? थप्पड़ लगाएगा कि नहीं लगाएगा? हाँ, यस और नो? अरे होगा नहीं होगा, बोलो। हाँ, तो वैसे ही है ये भी, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है? अब प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है कि उसको हम समझेंगे कैसे, है ना? बहुत आसानी से एक लाइन का है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। हम पहले उदाहरण समझते हैं यहाँ पर कि आपके पास में एक वस्तु है, या आपके पास एक टेबल है, ये मान के चलिए। ठीक, है ना? ये टेबल है और इस टेबल पर एक बुक रखी हुई है ना? फिजिक्स की बुक रख लेते हैं हम। ये फिजिक्स की बुक रखी हुई है, ठीक है? ठीक, और ये फिजिक्स की बुक जो है यहाँ पर टेबल पर रखी हुई है, तो ये फिजिक्स की बुक क्या करेगी? पुस्तक क्या करेगी? उस टेबल पर क्या करेगी? बल लगाएगी, क्योंकि वही बुक का कुछ ना कुछ भार होगा या नहीं होगा? बोलिए, भार होगा ना? तो भार जो है वो एक प्रकार का क्या है? बल है। ठीक है? तो ये बुक जब यहाँ पर रखी हुई है, बुक रखी हुई है, तो क्या करेगी? ये बुक जो होगी, ये पुस्तक जो होगी, इस टेबल पर क्या करेगी? बल लगाएगी। ये देखिए आपने, ये बल लग गया, नीचे की ओर बल लगाएगा, है ना? तो आपके पास में दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु है पुस्तक और दूसरी वस्तु आपके पास में टेबल। टेबल को पहली या पुस्तक को हम पहली वस्तु मान लेते हैं, तो टेबल को क्या मान लेते हैं? हम दूसरी वस्तु मान लेते हैं। ठीक है? पहली वस्तु पुस्तक है, दूसरी वस्तु टेबल है। टेबल पर कौन रखा है? किसको रखे हो आपने? पुस्तक को रखे हो। तो पुस्तक क्या करेगी? उस टेबल पर क्या करेगी? बल लगाएगी। पुस्तक जो है उस टेबल पर क्या करेगी? बल लगाएगी नीचे की ओर। ठीक है? अब तो ये जो टेबल है, पुस्तक पर जो बल लगा रही है, उसको हम बोलेंगे क्रियाबल। कौन सा बल बोलेंगे? क्रियाबल कहेंगे। तो अब ये टेबल भी क्या करेगी? ये टेबल भी उस पुस्तक को संभालने के लिए क्या करेगी? उस पुस्तक पर क्या करेगी? बल लगाएगी। उस बुक पर क्या करेगी? बल लगाएगी। क्लियर दैट? है ना? यानी कि जितना बल पुस्तक ने क्या लगाया? टेबल पर बल लगाया, उतना ही बल उस पुस्तक को संभालने के लिए कौन लगाएगी? टेबल भी लगाएगी पुस्तक पर, और उसको बोलेंगे हम प्रतिक्रिया बल। यानी ये इस तरह से बल लग जाएगा। ठीक है? अब जैसे मान के चलो, ऐसा क्यों?
जैसे आप भी अभी क्या करते हैं, बेंच पे बैठते हैं, है ना, तो आप क्या करते हैं, उस बेंच पर क्या करते हैं, बल लगाते हैं। आप क्या करते हैं, उस बेंच पर बल लगाते हैं, और वो बेंच आपको संभालने के लिए क्या करती है, आपके ऊपर क्या करती है, बल लगाती है। जैसे मान के चलो कि आप जिस बेंच पर बैठे हुए हैं, उस बेंच में हम उसके ऊपर की पट्टियाँ निकाल दें, है ना, ऊपर की पट्टी निकाल दें, और वहाँ पर क्या कर दें, एक पॉलीथीन ठोक दें, और आपको बोलिए वहाँ पर बैठिए, तो क्या होगा, बताइए क्या होगा, बोलो। पट्टी निकाल देते हैं बेंच की, और वहाँ क्या करते हैं, एक पॉलीथीन रख देते हैं, तो क्या होगा बताइए आपके साथ। आप जैसे ही उसमें बैठेंगे तो क्या हो जाएंगे, नीचे घुस जाएंगे, नीचे गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे, ठीक, धंस जाएंगे अंदर। अब मैं इस एग्जाम्पल को बदल देता हूँ, क्योंकि उस पन्नी ने आप पर उतना फोर्स नहीं लगा पाया आपको संभालने के लिए। बात समझ में आ रही है, आपने तो उस पर बल लगाया, आप बैठे मतलब आपके द्वारा उस पर क्या लगाया गया, बल लगाया गया, लेकिन उतना ही बल उस पन्नी के द्वारा आप पर नहीं लगाया गया। अगर आप पर लगा लिया गया होता तो आप अंदर जाते क्या, बोलो, नहीं जाते। आप अंदर इसलिए गए हैं क्योंकि पन्नी ने आप पर उतना बल नहीं लगा पाई है, ठीक है। अब मैं उस एग्जाम्पल को बदल देता हूं। अब वहां पर एक छोटा सा पत्थर रख देते हैं, पत्थर, है ना। अब पत्थर मतलब ऐसा नहीं कि पूरी चट्टान का टुकड़ा ला के रख दिया, वहां छोटा सा पत्थर लेंगे और उसको क्या कर देंगे, आप उस पर रखेंगे, ठीक है, पन्नी पर। तो अब पत्थर जाएगा क्या नीचे, हाँ, नहीं जाएगा। पत्थर नहीं जाएगा, इसका मतलब क्या है, पत्थर ने बल लगाया पन्नी पर, तो पत्थर द्वारा जो बल लगा वो पन्नी पर, वो है क्रिया बल। और उस पत्थर को संभालने के लिए, पन्नी भी क्या करती है, तनाव में आ जाती है, क्या करती है, ऊपर की ओर क्या करती है, बल लगाती है पत्थर पर, वो क्या कहलाएगा आपका, प्रतिक्रिया बल। बात समझ में आ गई, यस, ठीक है। अगर वो प्रतिक्रिया बल उतना नहीं लगा रही तो पत्थर भी कहाँ चला जाता, नीचे चला जाता। लेकिन जितना बल पत्थर के द्वारा लगा, जितना भार पत्थर का था, उतना बल पत्थर के द्वारा लगा, और उतना ही प्रतिक्रिया बल पन्नी ने भी क्या किया, उसको संभालने के लिए ऊपर की ओर लगाया है। तो इसका मतलब यह है कि जब आप बेंच पर बैठते हैं तो आप उस बेंच पर लगाते हैं बल नीचे की ओर, वो बेंच भी आपको संभालने के लिए क्या करती है, ऊपर की ओर एक बल लगाती है। तो यदि आपने लगाया बल, उसको क्रिया बल कहते हैं। तो जो बेंच होगी वो आप पर जो बल लगाएगी वो क्या कहलाएगा, प्रतिक्रिया बल कहलाएगा। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं, ठीक है, यस और नो। तो वैसे यहां पर भी है, वैसे यहां पर भी एक टेबल ले लिया आपने, बुक ले लिया आपने, पुस्तक को आपने पहली वस्तु माना, टेबल को दूसरी वस्तु माना, ठीक है। तो पहली वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु पर बल लगाया जाएगा, मतलब पुस्तक के द्वारा टेबल पर बल लगाया जाएगा, वो बल हो जाएगा आपका भार होता है, भार को ही हम बल बोलेंगे F, और इसको लिखेंगे F21। क्या लिखेंगे हम, F21, वेक्टर F21, मतलब पहली वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु पर लगने वाला बल। ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है। F21, तो जिस पर लगा है उसको पहले लिखेंगे, और जिसने लगाया है उसको बाद में लिखेंगे। तो ये पढ़ते कैसे हैं, पहली वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु पर लगने वाला बल, ठीक, पहली वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु पर लगने वाला बल, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। वैसे ही, और इसको बोलेंगे क्रिया बल। अब ये टेबल भी क्या करेगी, इस पुस्तक को संभालने के लिए ऊपर की ओर एक बल लगाएगी, जिसको बोलेंगे प्रतिक्रिया बल। और इसको कैसे लिखेंगे बताइए, कौन लगा रहा है, टेबल, मतलब दूसरी वस्तु लगा रही, किस पर, पहली वस्तु पर, तो F12 लिखेंगे, दूसरी वस्तु के द्वारा पहली वस्तु पर लगने वाला बल। बात समझ में आ गई सबके, ठीक। और ये बल देखिए आप, ये बल दोनों बराबर हैं, ये दोनों बल कैसे हैं, परस्पर बराबर है। जितना बल ऊपर लग रहा है, पुस्तक ने जितना बल, यदि 5 न्यूटन का बल पुस्तक ने टेबल पर लगाया है, तो टेबल भी उस पुस्तक पर ऊपर की ओर 5 न्यूटन का ही बल लगाएगी। तो ये लाइन जो दिख रही है, प्रत्येक क्रिया के बराबर। तो भाई पुस्तक ने टेबल पर बल लगाया, वो क्रिया बल हो गया, और वो क्रिया हुई, और उसी के प्रतिक्रिया में टेबल ने पुस्तक पर बल लगाया, वो क्या हुआ, प्रतिक्रिया हो गया, ठीक है। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर, तो बराबर है कि नहीं बताओ, जितना बल नीचे उतना ही बल ऊपर,
ये हो गया बराबर, तथा विपरीत दिशा में विपरीत प्रतिक्रिया होती है। विपरीत मतलब यदि बल नीचे लगा है तो यदि क्रिया बल नीचे लगा है तो प्रतिक्रिया बल क्या होगा, ऊपर की ओर लगेगा। तो दिशाएं कैसी है, विपरीत है। दिशाएं कैसी है आपकी, विपरीत है। तो इस तरह से ये नियम होता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नियम बहुत छोटा है लेकिन कई लोग इसको समझते नहीं है। प्रत्येक क्रिया के बराबर मतलब F12 इज इक्वल टू F21, प्रत्येक क्रिया के बराबर का मतलब यह है। और विपरीत का मतलब यह है कि यदि एक नीचे लग रहा है तो एक क्या लगेगा, ऊपर लगेगा। एक आगे लग रहा है तो एक क्या लगेगा, पीछे लगेगा। क्लियर दैट? ओके। यदि पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगने वाला बल, पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगने वाला बल क्या लिखते हैं, F21, पहली के द्वारा दूसरी पर लगने वाला बल, तथा दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगने वाला बल, दूसरी वस्तु द्वारा दूसरी के द्वारा पहली पर लगने वाला बल कितना हो, F12 हो, तब गति के तृतीय नियम से, गति का तृतीय नियम से, गति का तृतीय नियम बोलता है F12 इज इक्वल टू माइनस F21 या F21 इज इक्वल टू माइनस F12, बात एक ही है। ठीक है, यह है आपका गति के तृतीय नियम का गणितीय रूप। दूसरी वस्तु की तरफ अब देखो, मैंने माइनस क्यों लगाया, दोनों को बराबर तो लिखा हूं लेकिन माइनस क्यों लगाया, बताइए क्यों लगाया माइनस? हाँ, बोलिए। माइनस क्यों लगाया हूं, बोलो। प्रत्येक क्रिया के बराबर, तो बराबर तो लिखा हूं मैंने, लिखा हूं बराबर, लेकिन माइनस भी लगाया। माइनस क्यों लगाया है, बोलिए। अरे दिशा अलग अलग है नहीं, बोलो। दिशा एक की नीचे, एक की क्या है, ऊपर है। आपको मैंने जब विस्थापन पढ़ाया था, धनात्मक विस्थापन ऋणात्मक विस्थापन, तो मैंने क्या बताया था, ए से बी की ओर जा रहे हैं तो धनात्मक, लेकिन बी से ए की ओर आ रहे हैं तो क्या होगा, ऋणात्मक। जैसी दिशा बदलेगी, याद रखिए जीवन में कोई भी दो राशियां हैं, अगर वो दोनों एक ओर लग रही हैं तो दोनों धनात्मक रहेगी, लेकिन अगर एक नीचे की ओर लग रही है कि ऊपर की ओर लग रही है, यानी एक और एक लग रही है और दूसरी ओर दूसरी लग रही है विपरीत दिशा में, तो क्या कर देते हैं हम, उसको माइनस के द्वारा लिखते हैं। लिखते हैं, लिखते, बोलो।
लिखते हैं। आपने विपरीत सदिश में क्या पढ़ा था? विपरीत सदिश याद आ रहा है? विपरीत सदिश वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी। हाँ, वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी। तो यहां पर हमने जो चिन्ह लगाया है माइनस, वो क्यों लगाया है भाई? दोनों बल तो बराबर हैं, क्रिया बल प्रतिक्रिया बल दोनों कैसे हैं? बराबर हैं, लेकिन दिशाएं कैसी उनकी? दिशाएं कैसी है? विपरीत है। और दिशाएं विपरीत होने की वजह से क्या करते हैं? हमने यहाँ माइनस चिन्ह लगाया है। आप इसको F12 इज इक्वल टू माइनस F21 लिखो, या F21 इज इक्वल टू माइनस F12 लिखो, बात एक ही है। दोनों को बराबर करना है, यदि एक को धनात्मक लेंगे तो एक को क्या करेंगे? हम ऋणात्मक लेंगे। इससे बोलते हैं गति के तृतीय नियम का गणितीय रूप। क्लियर हो गई बात? यस? बीच में हाँ ना बोल दिया करो तो समझ में आते रहेगा कि आप लोग सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, है ना? नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी कि ये खबर पड़ी सुबह के अखबार में और रात भर नृत्य की नाची अंधों के दरबार में, है ना? तो हाँ ना थोड़ा सा बोल दिया करो तो समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है? यस। तो ऐसी कहानी नहीं बनना चाहिए ना। हाँ, तो ये हो गया आपके पास में प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये बात समझ में आ गई सबको? अब नियम समझ में आ गया? क्लियर सबको? ये जो क्रिया प्रतिक्रिया बल जो होते हैं वो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट नहीं करते हैं, निरस्त नहीं करते हैं। समझ में आई बात? एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट नहीं करते हैं। जैसे मैंने बोला कि बॉटल है, एक ये पेन है मान के चलिए, है ना? अब इस पेन को क्या करेंगे? आप भी, मैं 5 न्यूटन के बल से इसको खींच रहा हूं, तुम 5 न्यूटन के बल से क्या करोगे? इसको खींचोगे। तो मुझे बताइए, ये दोनों बल क्रिया प्रतिक्रिया बल है क्या? हाँ, ये जो दोनों बल है क्रिया प्रतिक्रिया बल है क्या? समझ गए? ठीक है? क्रिया प्रतिक्रिया बल जो है वो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि दोनों के दोनों बल जो हैं वो किसी दूसरी वस्तु पर नहीं रखते, तीसरी वस्तु पर नहीं रखते हैं। पहली वस्तु दूसरे पर बल लगाती है, दूसरी वस्तु पहले पर बल लगाती है। ठीक है? और इस तरह से इन दोनों का परिमाण जो होता है वो कहना चाहिए दोनों जो हैं वो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त नहीं करते हैं। ठीक? तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो क्रिया प्रतिक्रिया बल है वो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त नहीं करते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया बल एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त नहीं करते। ठीक है? और क्यों नहीं करते उसका कारण मैंने बता दिया, है ना? क्योंकि ये दोनों बल जो हैं एक दूसरे के विपरीत जरूर लग रहे हैं, लेकिन किसी तीसरी वस्तु पर नहीं लग रहे हैं। तीसरी वस्तु पर यदि लगते तो पहले वाले बल का प्रभाव दूसरे वाले बल के प्रभाव से क्या हो जाता? कैंसिल हो जाता। लेकिन यहां पर यह बल पहली वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु पर लगता है और दूसरी वस्तु के द्वारा पहली वस्तु पर लगता है। इसलिए ये दोनों बल जो हैं वो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट नहीं करते हैं, निरस्त नहीं करते हैं। ठीक है? मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया उसमें आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक? ये हमारे काम की चीज़ें, मतलब विकल्प के रूप में या नॉलेज के रूप में आपको मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, इसके क्रिया प्रतिक्रिया के एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब गति के तृतीय
नियम के एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे। आप लोगों ने कभी कुएं से पानी निकाला रस्सी की बाल्टी की सहायता से, रस्सा बाल्टी की सहायता से, तो क्या होता है, आप क्या करते हैं, उस रस्सी को ऊपर की ओर खींचते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, रस्सी की सहायता से क्या करते हैं, उस बाल्टी पर क्या करते हैं, बल लगाते हैं, ठीक है। तो आपके द्वारा जो बल लगाया गया वो क्या है, क्रिया बल है। आपने जो बल लगाया वो कौन सा बल है, क्रिया बल है। आप उसको खींच रहे हैं क्रिया बल की सहायता से। अब क्या होगा, उस रस्सी में क्या आ जाएगा, तनाव आ जाएगा, और वो बाल्टी चूंकि पानी से भरी हुई है तो वो बाल्टी भी क्या करेगी, रस्सी के माध्यम से क्या करेगी, आप पर बल लगाएगी, ठीक है। तो उसने जो बल लगाया वो क्या कहलाएगा, प्रतिक्रिया बल कहलाएगा, ठीक है। और मान के चलिए कि आप उस बाल्टी को क्या कर रहे हैं, रस्सी को आप खींच रहे हैं और अचानक से रस्सी क्या हो जाए, आपको पता नहीं चल रहा है ना, आपको पता नहीं है कि रस्सी टूटने वाली, रस्सी टूट जाए अचानक से मान के चलिए, तो क्या होता है, क्या होगा, आपके साथ क्या होगा, क्योंकि आप तो पूरी ताकत से क्या कर रहे हैं, उसको खींच रहे हैं, रस्सी टूट जाएगी तो क्या होगा, हाँ, आप पीछे गिर जाओगे, है ना। यानी आप क्यों पीछे गिर जाओगे, उसका कारण यह है कि जैसी ये रस्सी टूटेगी तो रस्सी के द्वारा जो आप पर लग रहा था, मतलब बाल्टी के द्वारा, है ना, रस्सी के माध्यम से बाल्टी के द्वारा जो आप पर प्रतिक्रिया बल लग रहा था वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि रस्सी टूट गई तो बाल्टी नीचे गिर गई। और आप अपने, जब वो प्रतिक्रिया बल शून्य हो जाएगा तो आप अपने क्रिया बल के द्वारा ही क्या हो जाओगे, पीछे की ओर क्या हो जाओगे, गिर जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रस्सी के द्वारा, बाल्टी के द्वारा, है ना, जो आप पर प्रतिक्रिया बल लग रहा था वो क्या हो गया, रस्सी के टूटने से शून्य हो गया। जब एक बल आपका शून्य हो गया तो आप अपने ही बल के कारण क्या हो जाओगे, पीछे की ओर गिर जाओगे। होता है ऐसा, होता नहीं होता, बताओ, ठीक। तो ये जो है आपका उदाहरण हो जाएगा क्या, गति के तृतीय नियम का। कई बार पूछा जाता है कि भाई कौन सा नियम कार्य कर रहा है यहाँ पर, है ना, रस्सी के द्वारा, है ना, जब आप कुएं से करते हैं, पानी निकालते हैं बाल्टी से, और रस्सी अगर अचानक से क्या हो जाती है, टूट जाती है, तो व्यक्ति जो होता है वो पीछे की ओर गिर जाता है। क्यों, तो कारण ये होता है कि जैसे रस्सी टूटती है तो जो बाल्टी द्वारा लगने वाला प्रतिक्रिया बल है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। और जब प्रतिक्रिया बल शून्य हो जाता है तो व्यक्ति अपने क्रिया बल के कारण ही क्या हो जाता है, पीछे की ओर गिर जाता है, ठीक है। ये हो गया। फिर दूसरा उदाहरण इसका ये होता है कि बंदूक चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। क्यों, जैसी बंदूक की गोली निकलती है तो राइफल चलाने वाले को या बंदूक चलाने वाले को क्या होता है, पीछे की ओर ऐसा एक धक्का लगता है, ये झटका लगता है। क्यों, तो उसका कारण भी वही है कि जैसी आप बंदूक से गोली निकलती है तो बारूद का जो विस्फोट होता है उससे क्या होता है कि उस गोली पर बहुत तेजी से क्या लगता है, बल लगता है, और वो गोली जो होती है वो तेजी से क्या हो जाती है, सामने की ओर निकलती है। जितना बल उस गोली पर लगा है उतना ही प्रतिक्रिया बल क्या होगा, पीछे की ओर लगेगा। किस पर, राइफल पर लगेगा। और राइफल को किसने पकड़ा है, आपने पकड़ा है, तो धक्का किसको लगेगा, आपको लगेगा, ठीक है। तो ये भी किसका उदाहरण है आपका, है ना, बंदूक चलाने वाले को गोली निकलने के बाद धक्का लगता है। क्यों, है ना, गोली निकलने के बाद धक्का लगता है। क्यों, तो उसका कारण ये है कि जितना बल बंदूक पर लगता है, जितना बल गोली पर लगता है उतना ही प्रतिक्रिया बल क्या होता है, बंदूक पर भी लगता है। और चूंकि बंदूक आपने पकड़ा है तो वो झटका क्या होता है, आपको महसूस होता है। क्लियर दैट, समझ गए। तो जितना बल लगा गोली पर वो क्रिया बल है, और क्रिया बल के विपरीत दिशा में एक बल लगा बंदूक पर, वो क्या है, प्रतिक्रिया बल है। और उसका अनुभव किसको होता है, आपको होता है ना। तो ये है आपके पास में। फिर इसके बाद में हम देखते हैं एक और उदाहरण इसका कि जब व्यक्ति जमीन पर चलता है तो वो अपने पंजों से क्या करता है, जमीन को तिरछा दबाता है, ठीक है। इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। जैसे ये व्यक्ति है, मान के चलो, अब क्या होता है,
अब ये क्या होगा, जमीन पर चल रहा है ना। ठीक, अब क्या होगा, ये जमीन पर चल रहा है। अब क्या होता है, ये अपने पैरों से क्या करता है, जमीन को ऐसा तिरछा दबाता है। कभी होता है कि नहीं होता है, जब आप जमीन पर चलते हैं, अभी तो देखो आप चलते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन यदि आप कभी रेत पर चलिएगा तो आप क्या करते हो बताइए, आगे बढ़ने के लिए क्या करते हो, आप पीछे क्यों दबाते हो जमीन को, रेत को। हुआ है कभी ऐसा? हाँ बोलो, कभी रेत में चले हो ना, रेत पर चलते हो तो कैसा करते हो बताइए, जमीन पर चलते हो तो आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि आप अपना वेट उठाने में क्या है, सक्षम है। इसलिए जमीन पर चलते तो आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा कि आप अपने पैरों से क्या कर रहे हो, जमीन को तिरछा दबा रहे हो, जमीन को तिरछा दबा रहे हो। लेकिन जब आप रेत पर चलते हैं तो रेत पर चलते समय आप ध्यान दीजिएगा, आप अपने पैरों से क्या करते हैं, वहाँ पर पैर जमाने के लिए क्या करते हैं, ऐसा तिरछा क्या करते हैं, बल लगाते हैं, ये लगाते हैं बल आप ऐसे तिरछा। ठीक है, इस तरह से। हुआ है कि नहीं हुआ कभी ऐसा? रेत में चले हो तो तकलीफ होती कि नहीं चलने में, बताओ बोलो। जितनी आसानी से आप जमीन पर चलते हो उतनी आसानी से रेत पर चल लेते हो क्या? नहीं चल पाते। और रेत पर चलने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, आप अपने पंजों से क्या करते हो, उस रेत पर क्या करते हो, तिरछा बल लगाते हो ताकि आप आगे बढ़ सको। किया है ऐसा कभी? हाँ, नहीं किया किसी ने? ध्यान नहीं दिया आपने, चलो नहीं दिया तो क्या कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है, जमीन पर भी चलते हैं तो ऐसा होता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है। तो आप क्या करते हैं, जमीन को, जब व्यक्ति जमीन पर चलता है तो वो जमीन को क्या करता है, पृथ्वी को तिरछा दबाता है पंजों की सहायता से। तो ये बल जो होता है उसके द्वारा ये जो बल लगा है ये क्रिया बल है। अब इसी के जस्ट अपोजिट क्या होता है, प्रतिक्रिया बल लगता है। ये देखिए इस तरह से, ये हो गया रिएक्शन फोर्स, ये हो गया फोर्स और ये हो गया रिएक्शन, है ना, रिएक्शन फोर्स। ठीक, अब ये जब आपके पास में बल आपने इधर लगाया, उतना ही प्रतिक्रिया बल क्या होता है, सामने की ओर लगता है, मतलब तिरछा लगता है इस तरह से। और इस प्रतिक्रिया बल को क्या करते हैं, दो घटकों में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। एक घटक हो जाता है आपका क्षैतिज घटक और एक होता है आपका ऊर्ध्वाधर घटक। ये क्षैतिज घटक हो जाता है H और ऊर्ध्वाधर घटक हो जाता है V। ठीक, मालूम है आपको, कोई भी सदिश राशि को दो समकोणीय घटकों में बांट सकते हो। जब बल जो सदिश राशि है तो प्रतिक्रिया बल भी कैसी राशि होगी, प्रतिक्रिया बल कैसी राशि होगी, सदिश। और सदिश को दो समकोणीय घटकों में बांट सकते हो। एक घटक हो जाएगा क्षैतिज और एक घटक क्या हो जाएगा, एक घटक हो जाएगा क्षैतिज और एक घटक क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा। तो जो ऊर्ध्वाधर घटक है ना, ये ऊर्ध्वाधर घटक जो है वो आपको क्या करता है, जमीन पर संतुलित रखता है, गिरने नहीं देता है। और ये जो क्षैतिज घटक है वो क्या करता है, आपको आगे बढ़ाने का क्या करता है, कार्य करता है। ठीक, आगे की ओर क्या करता है, बढ़ाता है, सहायता करता है, H। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कई बार जो काई होती, काई चिकना जो फर्श होता है ना, बिल्कुल जहाँ पर पानी गिरता रहा हो और उसके बाद में क्या हो जाए, आप वहाँ पर चलने का प्रयास करिए तो क्या करते हैं, आप अपने पैर को जमा पाते हैं कि अच्छे से, आपको चलने में क्यों होती तकलीफ, आप गिर जाते हैं कई बार। हुआ कैसा कभी, ऐसा बहुत चिकनी सतह पर आपने पैर रखा और गिरे हो, ऐसा कभी हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, आपके साथ नहीं होगा तो किसी न किसी के साथ तो हुआ होगा, और जिसके साथ हुआ है वो बताना नहीं चाह रहा है। ठीक, तो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि आप वहाँ पर पैर जमा नहीं पाते। पैर जमा नहीं पाते का मतलब आप उसको, आप क्रिया बल ही नहीं लगा पा रहे हैं। जब क्रिया बल ही नहीं लगा पा रहे हैं तो प्रतिक्रिया बल नहीं मिलेगा, प्रतिक्रिया बल नहीं मिलेगा तो वो दो घटक नहीं मिलेंगे, जिसमें से एक घटक क्या करता है, आपको बढ़ने में, आगे बढ़ने में सहायता करता है, और दूसरा घटक आपको क्या करता है, आपके शरीर को क्या करता है, संतुलित रखता है, गिरने नहीं देता है। ठीक है, तो चिकनी फर्श में यही होता है कि हम अपने पैरों से तिरछा दबा नहीं पाते हैं ढंग से, और अगर दबाने का अगर प्रयास करते हैं तो क्या हो जाते हैं, हम नीचे गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं, है ना। और जब फिसल जाते हैं
और क्यों फिसलते हैं उसका कारण है कि आपने ये वाला फोर्स ढंग से लगा नहीं पाया है ना। और जब ये फोर्स नहीं लगा पाया तो ये फोर्स नहीं मिलेगा, ये फोर्स नहीं मिलेगा तो ये दोनों घटक नहीं मिलेंगे, दोनों घटक नहीं मिलेंगे तो ना आप वहाँ पर ढंग से खड़े रह पाएंगे ना ही आगे बढ़ पाएंगे। ठीक, तो व्यक्ति जमीन पर क्या करता है, जब चलता है तो अपने पंजों से धरती को, पृथ्वी को, है ना, क्या करता है, तिरछा दबाता है, जिससे प्रतिक्रिया बल जो होता है उसके विपरीत दिशा में कार्य करता है। और प्रतिक्रिया बल को क्या करते हैं, दो समकोणीय घटकों में बांटते हैं, एक क्षैतिज घटक, एक ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक जो होता है वो आपको आगे बढ़ने में क्या करता है, सहायता करता है। और जो ऊर्ध्वाधर घटक है वी, वर्टिकल कंपोनेंट, है ना, वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि ऊर्ध्वाधर घटक जो होता है वो आपके शरीर को क्या करता है, संतुलित रखता है, तब जाके क्या कर पाते हैं आप जमीन पर चल पाते हैं। क्लियर दैट, यस और नो? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। समझ में आ रहा है ना? फिर से देखो, ये गाड़ी है, गाड़ी जो है वो क्या कर रही है, जमीन पर बल लगा रही है, उतना ही बल जमीन किस पर लगा रही है, गाड़ी पर लगा रही है। इन दोनों बल के द्वारा गाड़ी आगे बढ़ने वाली नहीं है। फिर यहां देखिए, घोड़ा गाड़ी को खींचता है, गाड़ी भी क्या करती है, घोड़े पर क्या करती है, बल लगाती है, इसके द्वारा भी गाड़ी आगे बढ़ने वाली नहीं है। अब गाड़ी आगे कैसे बढ़ती है, तो देखिए कि ये जो है, जब इसको गाड़ी को आगे बढ़ाना होता है तो घोड़ा क्या करता है, अपने पैरों से क्या करता है, जमीन को तिरछा दबाता है। इस तरह से जब वो ताकत लगाएगा तो ऐसे क्या करेगा, तिरछा बल उस पर लगाएगा। जब ये तिरछा बल उस पर लगाता है तो जितना बल लगाया गया, गति का तीसरा नियम क्या बोलता है, उतना ही क्या लगेगा, जितना क्रिया बल उतना ही क्या लगेगा, विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगेगा। यस, है ना, प्रतिक्रिया बल लगेगा। तो जितना बल घोड़े ने जमीन को तिरछा दबाकर लगाया उतना ही प्रतिक्रिया बल क्या होता है, ऐसा तिरछा क्या हो जाता है, ऊपर की ओर लग जाता है। और प्रतिक्रिया बल सदिश राशि है, तो फिर सदिश राशि क्या होगी, दो घटकों में टूटेंगी, एक क्षैतिज घटक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक ऊर्ध्वाधर घटक वर्टिकल कंपोनेंट। अब ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ऊर्ध्वाधर घटक जो है, उस घोड़े को क्या करता है, संतुलित रखता है। क्या करता है,
तो क्या होता है कि ये जो प्रतिक्रिया बल जो आपने जो घोड़े ने बल लगाया उतना प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर लगा, और ये प्रतिक्रिया बल दो घटकों में क्या हो गया, टूट गया। एक हो गया आपका वर्टिकल और एक हो गया आपका क्षैतिज। और ये जो ऊर्ध्वाधर घटक है, ये ऊर्ध्वाधर घटक क्या करता है, उस घोड़े को क्या करता है, संतुलित रखता है, उसके शरीर को क्या करता है, संतुलित रखता है, गिरने नहीं देता है। और एच जो घटक है, ये जो प्रतिक्रिया बल का जो क्षैतिज घटक है, वो क्षैतिज घटक क्या करता है, उस घोड़े को, गाड़ी को खींचने में क्या करता है, सहायता करता है, आगे बढ़ने में क्या करता है, सहायता करता है। और इस तरह से गाड़ी क्या होती है, आगे बढ़ती है। समझ में आई बात? ठीक है। तो मैंने 3-4 उदाहरण जो आपको दिया, उन 3-4 उदाहरणों से, जैसा आपने रस्सा बाल्टी से क्या करते हैं जब आप पानी खींचते हैं कुएं से, तो वो वाला एक उदाहरण है आपका। दूसरा उदाहरण मैंने आपको बताया कौन सा, कि बंदूक से जब आप गोली चलाते हैं तो पीछे की ओर धक्का लगता है। फिर मैंने बताया कि ज़मीन पर जब आप चलते हैं तो क्या करते हैं, ज़मीन को तिरछा दबाते हैं तब आप चल पाते हैं। और घोड़ा गाड़ी को कैसे खींचता है ना। क्या हो गया प्रियंका, कुछ बोल रहे हो क्या? तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे गाड़ी खींच रहा है घोड़ा, और कैसे बल लगता है, कितना बल लगता है, कौन सा बल क्रिया है, कौन सा प्रतिक्रिया है ना, कौन सा वर्टिकल है, कौन सा हॉरिजॉन्टल है, और किस तरह से वर्टिकल उसको संतुलित रखता है और एच जो है उसको क्या करता है, आगे की ओर बढ़ाता है। ठीक, तो ये हो गया आपके पास गति का तृतीय नियम, और उसके जितने भी लगभग उदाहरण थे मैंने आपको बता दिया।